नमस्ते साथियों। आज के इस बेहद खास एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे आगामी पशुधन सहायक यानी एलएसए और पशु परिचर परीक्षा को पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रैक करने का अपना अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट मान लीजिए। एग्जाम से ठीक पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए वो सब हमने यहाँ डिकोड कर दिए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम किन हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्रमुख पशु रोग, फिर पशु शरीर और उनका पाचन, उसके बाद नस्लें और कृत्रिम गर्भाधान, फिर हम बात करेंगे राजस्थान के विशेष संदर्भ की, और आखिर में सबसे जरूरी चीज, एग्जाम के वो बड़े ट्रैप्स जहां अक्सर नंबर कट जाते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी क्रूशियल टॉपिक यहां छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती की, प्रमुख पशु रोग मतलब पैथोजेंस और उनकी कमियां। एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पर बनते हैं कि आखिर पशुओं को बीमार क्या चीज बना रही है। देखिए, बीमारियों को रटने का सबसे स्मार्ट और फास्ट तरीका है उन्हें उनके मूल कारण के आधार पर ग्रुप्स में बांटना। जैसे यहाँ 3 मेन कैटेगरीज हैं: वायरल, बैक्टीरियल और न्यूट्रिशनल। वायरल में आते हैं आपके खुरपका, मुंहपका या एफएमडी, जो पिकोरना विरिडी वायरस से होता है। इसके अलावा रेबीज और पीपीआर। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो एंथ्रेक्स होता है बैसिलस एंथ्रेकिस से, ब्लैक वाटर यानी बीक्यू क्लोस्ट्रिडियम चवोई से, और एचएस यानी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा से। और हाँ, पोषण की कमी से होने वाले रोग, मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से, और कीटोसिस ऊर्जा की कमी से। इन तीनों कैटेगरी को तो एकदम पक्का कर लीजिए। अब आते हैं एक ऐसे टर्म पर जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, ज़ूनोटिक रोग। आसान भाषा में समझें तो ये वो बीमारियां हैं जो जानवरों से हम इंसानों में फैल सकती हैं। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, पशुओं को संभालते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यही कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में सबसे बड़े खतरे कौन से हैं? बिल्कुल सही, एंथ्रैक्स और रेबीज। एग्जाम पेपर सेट करने वाले ये पूरी उम्मीद करते हैं कि कैंडिडेट के तौर पर आप इन दोनों का नाम देखते ही इन्हें ज़ूनोटिक डिजीज के रूप में पहचान लेंगे। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पशु शरीर और पाचन। यहाँ हम उन नॉर्मल वाइटल स्टैट्स की बात करेंगे जो फील्ड में काम करते हुए रोजाना आपके काम आएंगे। ये आपके बेसिक नॉलेज का एकदम फाउंडेशन है। तो सबसे पहला नंबर जो आपको फ्लैश कार्ड की तरह याद होना चाहिए वो है 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक गाय के शरीर का बिल्कुल नॉर्मल तापमान है। इसे तो रट ही लीजिए। और दूसरा सबसे क्रूशियल नंबर कौन सा है? 6.5। अब आप सोचेंगे ये क्या है? तो ये ह्यूमन का एकदम ऑप्टिमल पीएच लेवल है, जो आमतौर पर 6 से 7 के बीच रहता है। वहाँ सही तरीके से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो सके, इसके लिए इस पीएच का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा इस कंपैरिजन को ध्यान से देखें ताकि एग्जाम के दिन कोई कंफ्यूजन ना हो। गाय की गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड होता है 280 दिन, जबकि भैंस का होता है 310 दिन। इन दोनों के बीच के इस 30 दिन के फर्क को हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अब जरा इन दोनों फैक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। कोलोस्ट्रम या खीस, जो जन्म के बाद का पहला दूध होता है, वो एंटीबॉडीज से एकदम भरपूर होता है। और मिल्क फीवर हमेशा जन्म देने के बाद होता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी से। तो जैसे ही माँ वो पहला एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरा दूध बनाती है, उसके शरीर का कैल्शियम रिजर्व अचानक से गिर जाता है, और यही मिल्क फीवर का कारण बनता है। अब रोमेन के अंदर चलते हैं। ये एक तरह का फर्मेंटेशन चेंबर है, और जब सूक्ष्मजीव यहाँ खाने को पचाते हैं तो मेन प्रोडक्ट के तौर पर 3 वॉलेटाइल फैटी एसिड्स या वीएफए बनते हैं: एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड। यही तीनों पशु की ऊर्जा का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत होते हैं। हमारा तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है नस्लें और कृत्रिम गर्भाधान। यहाँ हमें देसी और विदेशी नस्लों के बीच का फर्क समझना है और ये जानना है कि पशुओं के झुंड की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाता है। ये कुछ ऐसी नस्लें हैं जो हर साल पेपर में छपी ही होती हैं। भारतीय दूध देने वाली नस्लें हैं साहिवाल और गिर। राजस्थान की स्पेसिफिक नस्ल है थारपारकर। और विदेशी या एक्सोटिक नस्लों में आती हैं जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन यानी एचएफ। आपको देसी और विदेशी नस्लों के बीच का ये फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए।
अब बात करते हैं एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान की। इसके फायदे तो गजब के हैं। नस्ल सुधार होता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता है, बीमारियों पे कंट्रोल रहता है और खर्च भी कम आता है। लेकिन इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है, और वो ये कि इसे करने के लिए एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत ही टेस्टेबल कॉन्सेप्ट है। एक और जगह जहां अक्सर ट्रिकी सवाल बनते हैं वो है वैक्सीनेशन। एक बात हमेशा याद रखिए कि वैक्सीन बीमारियों की रोकथाम के लिए होती है, इलाज के लिए नहीं। इसे शरीर में इम्यूनिटी बनाने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। मतलब ये आपको तुरंत सुरक्षा नहीं देती। एग्जामिनर अक्सर इसी तुरंत सुरक्षा वाले पॉइंट पर घुमाकर सवाल पूछते हैं। चलिए अब फटाफट कुछ बेसिक मैनेजमेंट टर्म्स देख लेते हैं। पहली टर्म है डी-हॉर्निंग। नाम से ही क्लियर है, पशु के सींग हटाने की प्रक्रिया। बहुत ही सिंपल है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण। नर पशुओं के प्रजनन अंगों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना। ये एक ऐसा फंडामेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिस पर एग्जाम में अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे खास है, राजस्थान का विशेष संदर्भ। यहाँ आपको अपना लोकल और रीजनल नॉलेज एकदम शार्प रखना होगा। देखिए, राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है, और इसके मेन फैक्टर हैं वहाँ की बारिश, तापमान और चरागाह की उपलब्धता। अब यहाँ एक कमाल की स्ट्रेटेजिक टिप दूं। जब भी एग्जाम में ये फैक्टर्स ऑप्शंस में दिए हों तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव ही आपका सही जवाब होगा। एक और पक्की बात, थारपारकर नस्ल का राजस्थान के साथ बहुत ही गहरा और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला कनेक्शन है। अगर सवाल में थारपारकर का जिक्र है तो समझ लीजिए उसका सीधा तार राजस्थान से जुड़ा है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब इस सेशन का सबसे अहम हिस्सा, एग्जाम के ट्रैप्स। टेस्ट मेकर को कैसे बीट करें। सच कहूं तो एग्जाम पेपर के इस हिस्से को एक पहेली की तरह देखिए, जिसे आपको फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मल्टीपल चॉइस सवालों में जो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती हम करते हैं वो है नहीं है या सिवाय इसके जैसे शब्दों को इग्नोर कर देना। जल्दबाजी में नॉट या एक्सेप्ट को पढ़ना भूल जाना आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ें। एग्जामिनर्स के कुछ फेवरेट ट्रैप्स बताऊं? वो जानबूझकर इंडियन और एग्जॉटिक नस्लों के ऑप्शंस मिक्स कर देंगे, या फिर वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों को आपस में उलझा देंगे। उनका मकसद ही आपको कंफ्यूज करना है। इसलिए डिजीज की कैटेगरी और नस्लों के ओरिजिन को हमेशा डबल चेक करें। तो साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम पास करना तो बस आपकी शुरुआत है। आज के इस इंटेंसिव रिवीजन सेशन के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या कल के पशुधन सहायक फील्ड की इन रियल वर्ल्ड चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है? मुझे पूरा यकीन है कि इस नॉलेज के साथ आप बिल्कुल तैयार हैं। इस विश्लेषक में बस इतना ही। शानदार तरीके से रिवीजन करते रहिए और एग्जाम में झंडे गाड़ कर आइए।